अस्सलामुअलैकुम। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना अली। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बल्कि एक शख्सियत नहीं शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वही तारफ़, मुख्तसर और जामे के लफ्ज़ों और तजिया के माहिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त तजिया कार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हमें ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन, हमारे साथ गेस्ट होंगे। एक तो पेशावर से तजिया कार हैं मोहतरम जनाब फ़खर ज़मान साहब, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम शख्सियत तजिया कार हैं मोहतरम जनाब खालिद हमीद फारूकी साहब, ये ब्रसल से हमें ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू होगी। बहुत दिलचस्प मामलात हैं, खबरें हैं, उन पर डिस्कशन होगी। लेकिन अभी हम आगाज़ करते हैं स्टूडियो से, और मेरे साथ नदीम रज़ा साहब मौजूद हैं। नदीम साहब, सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है, अहम खबर है, आखिरी चॉइस हैं न -1, अब -3 होगा। ये पेशगोई है एक ऐसी शख्सियत की जो बार बार पेशगोइयाँ कर देती हैं, और मुझसे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं, और मुझे तबसरे का मज़ा आएगा कि कैसे देख रहे हैं। ये शेख रशीद साहब बोल रहे हैं कि आखिरी चॉइस हैं न -1। ये शेख रशीद साहब तो इस बारे में मशहूर हैं कि क़ब्ल उस वक्त चीज़ों को ये ज़ाहिर कर दिया करते हैं, और कोई होना हो या ना हो, कहीं भी कोई बातचीत हो रही होती है। देखिए, इस तरह के मफरूज़ात ये आज से नहीं है, ये शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। ये -1 के फार्मूला जो है, और -1 कभी भी उस तरह से कामयाब भी नहीं हो सका। जो ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें चलाई जाती हैं वो कभी नहीं होती हैं, क्योंकि ख्वाहिशात पर या सोच पर कोई पहरा लगा नहीं सकता। उनके आप अपने ऊपर है, जो मर्ज़ी सोचें, लेकिन वो होना या ना होना वो अलग मैटर होता है। तो लेकिन वो इस तरह से चीज़ों को आम कर दिया जाता है कि लोग बोलते हैं कि अब कुछ होने वाला, अब कुछ होने वाला है। ये हम मुस्तकिल देखते हुए आ रहे हैं कि -1 और हर पार्टी की बुनियाद पर वो किया जाता है। ये देखिए, हमारे शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से, कि एक आदमी ना हो तो उसके अलावा कुछ भी चल नहीं सकता। कोई पार्टी जो है एक शख्सियत के गिर्द घूमती है। इसी तरह से ये कहा जाता है कि ये माशरे के लिए इनएविटेबल है। कोई भी चीज़ जो इनएविटेबल नहीं हुआ करती है, क्यों सब आनियाँ और जानियाँ लगी रहती हैं। देखें, अगर इस तरह के ये सब वहम हुआ करता है कि हमारे बगैर दुनिया अधूरी है, अगर हम ना हुए तो कुछ नहीं होगा। अगर ये सब देखना है तो कब्रिस्तान सारे भरे पड़े। वो भी यही कहा करते थे शायद कि हम होते तो ये होता। ऐसा नहीं है, दुनिया चल रही है, ये दुनिया चलती रहेगी। और ये -1 का जो फार्मूला अब इन्होंने 3 का जो इंट्रोड्यूस करा दिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 होंगे, तो ये भी बस ऐसे ये बातें छोड़ दी जाए, बेबहर चीज़ें निकाल दी जाएं, अवाम को उस तरफ लगाया जो असल जो इश्यूज़ हैं अवाम के, वो ज़ेर बहस ना लाया जाए। मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें इसी तरह होती हैं। अगर आपने पिछली जो 2 गवर्नमेंट देखी, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, उसमें भी पूरा 5-5 साल यही रहा है कि अब गवर्नमेंट गई, अब -1 हुआ, लेकिन नहीं हुआ। अगर आप देखें, मैं ये समझता हूँ वो अपोजिशन जमातें हों या बरसर इख्तिदार पार्टी हो, इनमें बैक एंड के ऊपर समझौता हुआ होता है, या इनसे कराया गया है कि शोर शराबा ज़रूर करें, लेकिन 5 साल पूरे करने हैं, बाय हुक और क्रुक जो भी हो। हाँ, बात नहीं करनी तो अवाम के मफाद में बात नहीं करनी, महंगाई के ऊपर नहीं बोलना है, पेट्रोल के ऊपर 25 रुपये बढ़ जाएंगे, आपने बाइकाट नहीं करना। हाँ, आपने सिर्फ बोलना है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने, लेकिन होना कुछ नहीं, पकड़ेंगे आपको भी नहीं और आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तो मैं अगर बात करूं शेख रशीद साहब की, कोई आज तक कोई इतनी मुदल्लल नहीं है या वो पूरी होती हुई नजर नहीं आई, लेकिन वो भी नहीं भूलते, उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है। सबसे अहम बात, जो इनके पास ओहदा होता है, जो करमदान होता है, जिस पे ये फायज होते हैं, वो तो ऐसे सिरे से ही नहीं उस पर गुफ्तगू होती, अपना एक इनका नज़रिया है। इसके बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ना उनके ओहदे से, ना हुकूमत से, ना कारकर्दगी से, ना आवाम से हुआ करता है। तो शेख रशीद को अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा डिफाइन करें कि आखिर ये क्यों कर देते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माशरे के अंदर उनको ज़ेर बहस लाया जाए, एक पैनिक क्रिएट की जाए, लोगों के अंदर क्वेश्चंस रेज किए जाएं। देखें, असल जो मसाइल हैं
उसकी जानिब कोई ना आने पाए। उन इतना उलझा के रखो आवाम को इन चीज़ों के अंदर, जो फैब्रिकेटेड चीज़ें होती हैं, जो फिक्शन एक उसके तौर पे आसानी अंदाज में उनको पेश किया जाता है। और शेख रशीद के चुटकुले, अच्छा इन्हें भी मालूम है कि हेडलाइंस में कैसे रहना है, कि जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको कैसे लेके जाना। देखिए सियासतदान अगर सियासत ना करे ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चीज़ों को छोड़ते हैं। अगर हम देखा जाए शेखुपुरा में जो हादसा पेश आया ट्रेन से, उसका जवाब कौन देगा, उसके ऊपर बात ही जवाब नहीं तो इन्होंने कोई भी नहीं दिया अपने शोबे के, तो कोई भी जवाब नहीं दिया। ना बात यह है कि एक हादसा नहीं हुआ, कई हादसात की एक सीरीज है, तो उसमें क्यों नहीं दिया, क्यों रिजाइन नहीं आया, क्यों किसी को जवाब दे नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें देखिए इसी तरह चलेंगी। वजह यह है ना ही संजीदा है हुक्मरान जमात और ना ही अपोजिशन जमात संजीदा है। अगर एक जानिब को संजीदगी मुजाहरा करें, मुल्क के अवाम की हालत ये ना हो जो आज सूरत हाल का सामना अवाम कर रहे हैं। अगर कौमी असम्बली में देखें तो वज़ीर आज़म भी किस तरह से चुटकुले छोड़ रहे होते हैं बिलावल भुट्टो को लेके, और इसी तरह अगर अपोजिशन को लें तो वो भी एक घंटे डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सिर्फ क्या इल्ज़ामात को, तो इन्होंने जो जुमला बोला अपोजिशन के बारे में, कहते एक तो करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर हैं और कुछ नहीं बिगाड़ सकते हुकूमत का। देखें बात वही, उन्हें मालूम है, यही तो कह रहा हूँ, उन्हें पता है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बैक एंड पे कंप्रोमाइज है कि आपने 5 साल इसी तरह से शोर करना है। उन्हें भी एक वो दे दी है लाइन कि अगला हो सकता है 5 साल के आपका हो। तो इसीलिए देखें नवाज शरीफ को कैसे बाहर निकाला, आराम से चले गए, वो जाके वहाँ पे बैठ गए, वॉक भी कर रहे हैं, बाहर भी फिर रहे हैं, कोई ऐसी मर्ज नहीं लाख है। और इसी तरह से शहबाज शरीफ भी देखें आप, वो क्वारंटाइन करके बैठे हुए, वो नैब वाले पकड़ने भी गए घर पर, वापस आ गए, घर में मौजूद भी थे। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये कंप्रोमाइज़ है, एक दूसरे से मुआहिदा किया हुआ, सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इंगेज रखने के लिए कि वो हट ना जाए, सिर्फ आवाज उठानी, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपकी राय से ये बात अखज़ कर लूं कि ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना कोई ऐसा होगा, ना कुछ ऐसा मसला है। अपोजिशन या हुकूमत जो भी कर रही है उसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है कि नयापन हो, इसमें ये एक रूटीन मैटर है, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हम देखें -1 मरकज में बात हो रही है। अब जब वजीर आजम ने जिस तरह से -1 का कहा, उन्होंने जो मैसेज में बात यह मैसेज उन्होंने अपोजिशन को दिया है या मैसेज कहीं और दिया है, ठीक है, वो बात है। मेरे ख्याल में -1 तो यहाँ पे ऐसा फिलहाल तो कोई ऐसा वो नहीं है, लाएंगे किसको और आएगा कौन सर पे ताज सजाएगा इस वक्त बहरानी कैफियत के अंदर। हाँ अगर -1 हुआ तो पंजाब में शायद चीज़ चल सकती है, मरकज़ में इस वक्त मेरे ख्याल में कोई नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम और सियासतदानों को मसरूफ़ रखना है और मीडिया के ऊपर बस वो एक घंटे डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है। वो इसलिए दिखानी है ताकि जो असल जो जेन्युइन इशूज़ हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो ना दे, किसी की निगाह उस जानिब ना जाए। जो अवाम जिस तरह से पिस रहे हैं, महंगाई में पिस रहे हैं, गर्मी में लोड शेडिंग से मर रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल इसके ऊपर तवज्जो मबजूल ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कल देखें कराची में जो पीपल्स पार्टी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अपने इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे और दूसरी पार्टी पर लगाते रहे। तो ये सिलसिला चले, गैर संजीदगी दोनों तरफ से है, एक तरफ से बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ता हूँ तो उधर जाके देखते हैं हम सिंध में जो सूरत हाल बनी हुई है, बल्कि अली जैदी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट को कमाई का जरिया बना लिया, कादर पटेल का इल्ज़ाम और इसके अलावा और बहुत सारे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इल्ज़ामात से आगे मामला नहीं बढ़ेगा। अच्छा सबको मालूम है एक दूसरे के कहाँ से किसने किकबैक लिया और कहाँ से किसने जो टेंडर दिया या ठेका दिया किसी को, उसमें किस तरह से माल बनाया है और किस किस बंदे को अपनी अपनी अहम जगहों पे बिठाया जा रहा, सब मालूम है। तो इसीलिए सिर्फ ये एक्सपोज करते हैं एक दूसरे को, पकड़ते क्यों नहीं है? अगर ये सारी चीज़ें हैं, पकड़ाई क्यों नहीं हो रही, क्यों आराम से निकाल दिया जाता है, बाहर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है? तो ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। शेख रशीद इसी तरह से फुलझड़ियाँ जो है छोड़ते रहेंगे और मीडिया को पीछे लगा के रखेंगे, अवाम को इसी में ज़ेर बहस रखेंगे कि वो इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर रहे, बाहर ना निकले, अपने कैनवस वसी ना करे, वो सोचे नहीं क्या होना है। नदीम साहब इसको तो मैं एक इत्तेहादी का नाम दे सकता हूँ ना शेख रशीद को, कि आप इससे जो भी गुफ्तगू करते हैं और वफाक की हद तक, लेकिन सिंध में जो सूरत हाल है वो तो बाकायदा और बाज़ाब्ता वहाँ की हुकूमत और वहाँ की अपोजिशन और यहाँ की हुकूमत और यहाँ की अपोजिशन, ये तो बाज़ाब्ता आपस में सूरत हाल गुफ्तगू की ऐसी हुई है कि जो यहाँ पे अपोजिशन है वहाँ पे हुकूमत है और जो यहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे अपोजिशन है। तो इनकी जो तकरार है, इस तकरार को किस एंगल से लेते हैं? नहीं वो तकरार तो ये सिर्फ बहस बराए बहस है
और तनकीद बराए तनकीद है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ बैक एंड पे है, हो चुका, मामलात हो गए, तो ये अगर इतने तलख जुमले हो रहे हैं, यानी मैं यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी का वो जुमला कोट करना चाहूंगा जब वो कह रहे थे कि आज हमने वो सुना जो पहले कभी नहीं असेंबली में बातें हुई। तो अब इस किस्म की बातें करने का मकसद फिर क्या है? यानी बहस ही करनी है तो बहुत से छोटे मोटे मसाइल पर भी बहस तो लंबी की जा देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये जो अपोजिशन जिस तरह से पार्लियामेंट में तकरीरें की हैं, अगर संजीदगी का मुजाहरा करते, ये जो बजट के ऊपर इन्होंने सो कॉल्ड इन्होंने कहा था कि बजट हम मुस्तरद करते हैं, हम मंजूर नहीं होने देंगे, और मैंने यहीं बैठ के कहा था, बिल्कुल आपने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, बजट भी मंजूर होगा, ये बजट भी कराएंगे और वॉकआउट भी करेंगे, उसमें अपने आप को वो कर देंगे कि देखिए हमने तो ये नहीं किया। कोई संजीदगी नहीं है। अगर ये चाहते तो कोई तजावीज़ क्यों पेश नहीं की कि क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने नहीं किया। तो ये मैंने कहा ना, ये समझौता हुआ है, ये मामलात को ऐसे ही चलाएंगे। अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं संगीन इल्जामात, क्योंकि उस दिन के कुछ ऐसे लफ्ज हैं, अगर मैं लफ्जों को ही जोड़ूं तो एक अच्छा खासा मामला बन जाए। सियासतदान और क्या कर सकता है, इल्जामात ही लगाएगा। तो ये उजागर करने की क्या जरूरत है असेंबली के फ्लोर पे आपको? तो यही तो चीज़ है। जिस तरह से PIA का देखे ना अशर किया है, तो वो भी तो इसी तरह की चीज़ें हैं ना। जब PIA में जाली डिग्रियों का, जाली डिप्लोमा की जो चीज़ें निकाली गई हैं, वो क्यों निकाली गई हैं? वो यही है, असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। जो भाई हादसा हुआ है उसकी बात करो। इसी तरह से रेलवे का जो हादसा हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहे आप सियासत की बात कर रहे हैं। तो मामलात यही हैं, लोगों को इतना उलझा के रखो कि वो जो असल जो एक्चुअल जो हादसा होता है, PIA का तैयारा तबाह हुआ है, 97 अफराद शहीद हुए और इसमें भी 21 अफराद शहीद हुए हादसे के अंदर, उसका जवाब कौन देगा? उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसको साइड में रखो। तो जो रुख है उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी खबर है और वो है FBR के हवाले से। चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद को ओहदे से हटा दिया गया और जावेद गनी को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया। फैसला काबीना का है, काबीना ने मंजूरी दी है। तो इस फैसले को किस एंगल से देख रहे हैं आप? देखें, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में एक तब्दील कर दिया गया। इनसे पहले शब्बर जैदी थे, उन पे बेजा दबाव था, वो कहते थे काम नहीं करने दिया जा रहा, टारगेट बहुत ज़्यादा रखे गए, वो अचीव नहीं कर सके, इसलिए उनको हटा के इन्हें लाया गया था। और इन्हें हटाया गया, इन्हें किसी इल्ज़ामात के तहत नहीं हटाया गया, लेकिन ये एक बड़ी वो है कि इनको किसी यानी कि हदफ पूरा नहीं कर सका। वो तो इमरान खान भी कह चुके कि हदफ नहीं हो सकता, कोविड-19 चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन और ये तबादले और तकरीरियाँ होते रहते हैं, मामूल का हिस्सा है। लेकिन हाँ, उसकी टाइमिंग असल चीज़ होती है हर चीज़ की। जैसे नौशीन जावेद को हटाया, जहाँ से इनका जावेद नाम ख़त्म हो रहा है, वहाँ से जावेद गनी का शुरू हो रहा है। तो जावेद गनी को हटाने का जावेद गनी को लाया कि ये माहिर हैं FBR में, ये पहले से मौजूद थे। नौशीन जावेद वहाँ नहीं थी, तो लेकिन डेडिकेशन तो उनकी भी बड़ी अच्छी खासी है और डिवोशन नौशीन जावेद का उनके बारे में भी कहा जाता है कि बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत। तो इसीलिए मैंने कहा ना, उन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। जैसे शब्बर जैदी से चैमो गोइयाँ चल रही थी, वो छुट्टी पे भी चले गए थे या भेज दिया गया था, दोनों तरह की स्टोरीज चल रही थी, तो इन पे इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन जावेद गनी को जलाया गया है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसी में थे, कस्टम डिवीज़न में पहले से काम कर रहे थे, तो ये लाए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे लाया क्यों गया है। जो बातें चल रही हैं कि FBR में केस आया हुआ है जस्टिस फाइज ईसा वाला, जो उनकी अहलिया ने अदालत में जो पेश की शो की थी वीडियो लिंक के ऊपर, जायदाद की जो डॉक्यूमेंट्स और जो ट्रांजेक्शन्स जो हुई थी, सारा FBR ने 2 माह के अंदर उसका पता चलाना है सारी चीज़ों का। और ये हर सूरत में 100 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा करना है। उसी की बुनियाद पे अगर कोई चीज़ होती है तो फिर दोबारा रेफरेंस दायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये सारी बैक एंड के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये जो ट्रांसफ़र किया गया, इसमें जो उजलत का मुजाहरा किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि काबीना का इजलास होता है जो पिछले मंगल को होना था, लेकिन वो कौमी असम्बली के इजलास की वजह से एक दिन के लिए आगे कर दिया गया था, बुध को हुआ। उसमें इस चीज़ का वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो समरियों के ज़रिए जो है सर्कुलेशन समरी के ज़रिए फिर साइन कराया गया, उसके बाद हुआ। ये जल्दी क्यों थी? इजलास तो फिर मंगल को, हर मंगल को इजलास होता है, 2 दिन के बाद हो जाता। लेकिन ये इस चीज़ की गवाही दे रही हैं कि कुछ है, जिसकी वजह से इनकी इतनी अहमियत थी, इनको लाया गया फौरी तौर पर, उनको सिर्फ 3 माह के बाद लेकर आए। सही नदीम साहब, बल्कि मैं अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि अभी हमें तज्ज़िया कार हैं हमारे मोहतरम जनाब फ़खर ज़मान साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। फ़खर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, यानी हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हमीद फारूकी साहब ब्रसल से। अस्सलाम वालेकुम सर।
हेलो, सही। तो कोई तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से अभी फिर राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल होता है और फिर हम इसी सिलसिले को जोड़ेंगे आगे। लेकिन नदीम साहब, मैं एक और रुख की जानिब जाऊँगा थोड़ा सा, यानी पाकिस्तान का किरदार, खित्ते का किरदार और हालिया जो सूरत हाल है, और वो है अफ़गान अमन अमल के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप बताएं कि आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और खित्ते में इसकी जो अहमियत है। देखिए, ये एक बड़ा ये लिंगरिंग इशू था, ये चला आ रहा था। 19 साल की जो लड़ाई थी अफ़गानिस्तान में, वो जो 9/11 पे अमेरिका ने मुसल्लत की थी, उसके बाद कई अदवार आए, कई मुज़ाकरात के दौर चले, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर ज़िल्म खलीलज़ाद ने जिस तरह से वो किया, 1.5 साल में कोई 10 दौर चले मुज़ाकरात के, उसके बाद ये कामयाबी हुई। और फिर ये फरवरी में ये दोहा के अंदर जिस तरह से मुज़ाकरात हुए, साइन हो गए, उसके बाद उम्मीद हो चली थी कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे और ये अफ़गानिस्तान जो मुस्तकिल खाना जंगी की लपेट में रहा, फिर बैरूनी जारियत का उस पर शिकार रहा, लोग मरते रहे, वहाँ पे कुछ ज़िंदगी पामाल हो रही थी। एक खुशगवार एक वो हुई थी तब्दीली, लेकिन उसके समरात अभी तक नहीं पहुँच सके कि अभी भी मामला लटका वही है। बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात होने थे वो अभी तक नहीं हो सके, क्योंकि तालिबान कहते हैं सबसे बड़ा जो उसमें जो हर्डल है वो कैदियों की रिहाई का मामला है, क्योंकि 5,000 और 5,000 तालिबान, 1,000 इनके गवर्नमेंट साइड के थे, जिसमें से 4,000 से कुछ ज़्यादा जो है वो रिहा हो चुके तालिबान के, लेकिन जो रिमेनिंग रहते हैं 1,000 से कम, उसमें कुछ नामों के ऊपर इख्तलाफ है, तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गवर्नमेंट ने। नदीम साहब, ये मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा और ये मौजू है हमारे पास इस वक्त, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं फ़खर ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़खर। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद, आपकी आमद का शुक्रिया, कीमती वक्त आपने दिया और तजिए के हवाले से। लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा पीछे से ये सारे का सारा सिलसिला शुरू करूंगा। अफ़गान अमन अमल के हवाले से हमारे साथ बात हो रही है और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब, वो भी आपसे मुखातब रहेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि 1901 में FCR निज़ाम 100 बरस के बाद ख़त्म किया गया और कबायली इलाकों को सम किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो इन शोरश ज़दा जो इलाके थे, यहाँ के मसाइल की क्या सूरत हाल है, और उन मसाइल से एक तो हमें आगाह करें। दूसरा, मैं मज़ीद इसको आगे बढ़ाऊँगा इसी सवाल को, लेकिन पहले यही कि इतना अरसा के बाद वो जो निज़ाम ख़त्म हुआ था, उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के बाद जो मसाइल हैं, उनकी आगाही क्या है, वो ज़रा बयान कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने निशानदेही की कि खैबर पख्तूनख्वा के ये जो जमशुदा अजला हैं, जिनको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कहा जाता था, पाकिस्तान से कबल और पाकिस्तान के बाद भी इसको फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के तहत चलाया गया, जो अंग्रेज के वक्तों में 1901 में इस निज़ाम को यहाँ पर लागू किया गया था। ताहम पाकिस्तान के बाद यहाँ के जो मकामी कबाइल थे, जिनको पॉलिटिकल एजेंट के जरिए रन किया जा रहा था, उनका ये मुतालिबा था कि किसी तरीके से उनको कौमी दायरे में शामिल किया जाए, क्योंकि जो हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में मुरव्वजा कवानीन है, उनकी रसाई फाटा के अंदर या जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया थे उसके अंदर उस तरीके से नहीं थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ अदालतें कायम करती हैं, जिसके तहत हमारे केसेस चलते हैं, जो CRPC या CPC या दीगर जो मुरव्वजा कवानीन है, इस तरह जो इज़हार राय के कवानीन थे उनके ऊपर भी बंदिशें थी। वहाँ पर आपको 10 से ज़ायद लोग कहीं इज्तिमा नहीं कर सकते थे। फिर वहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट का एक काला कानून जिसको वो करार देते थे, वो राइज था, जिसमें अगर कोई शख्स गलती करता है तो उसकी गलती की सजा पूरे के पूरे खानदान और पूरी ट्राइब को भुगतना पड़ती थी और उनको पाबंदे सलासिल किया जाता था। जो फॉर्मर जनरल मुशर्रफ के दौर में इन पर काम शुरू हुआ कि किस तरीके से यहाँ इस्लाहात लाई जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जो नए जमशुदा अजला अब के और उस वक्त का पाटा था, उसके काफी सारे मामलात अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। और 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान में शोरश बर्पा हुई तो इन लेकुना से फायदा उठाते हुए जो अफगानिस्तान के अनासिर थे, उन्होंने यहाँ पर आकर पाटा के अंदर पनाह ले ली और फिर बाद में हमने देखा कि पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई। यही वजह थी कि उस वक्त से काम शुरू हुआ और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में इसके ऊपर
काफी ज्यादा काम हुआ और काफी ज्यादा इस्लाहात नाफिज की गई। उनका ये मानना था कि ग्रेजुअली इसको फिर जो फाटा के अवाम समझते हैं या जो एल्डर्स हैं वो इसको जिस तरीके से डील करना चाहें वो फिर करें। लेकिन फिर आप ये हुकूमत आई तो बिलाखिर ये फैसला किया गया कि ये जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल यूनिट्स हैं, जिसमें शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, कुरम एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, खैबर एजेंसी, ममंद एजेंसी, एफआर के जो रीजन थे और औरंगजेब एजेंसी, ये सारे जो खैबर पुख्तनख्वा है उनके साथ जम किया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि वहां पर जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ना तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना वहां पर पुलिस स्टेशन थे, ना पुलिस लाइन। सही फखर, मैं यहाँ पे नदीम साहब से एक क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मुझे याद है आपने कोरम एजेंसी का बात किया और उसके साथ साथ आपने ये जिक्र किया है वहां पे अदालतें, पुलिस और जमीन की तकसीम के मामला जो हैं वो बड़े अहम हैं। लेकिन नदीम साहब, एक हमने पिछले दिनों खबर चलाई थी कुरम एजेंसी में जो ज़मीन के मामला थे और उस पर अच्छी खासी कत्लोगारत हो चुकी, कबाइल हैं दो जो लड़ रहे हैं और कई रोज़ से वो सिलसिला चला और उसमें तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद की जान बहक होने की खबर, 40 की जख्मी होने की खबर। तो ये वाकई अब जब ये तब्दीली आई है तो ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, वो कबायली इलाका था रहा है, वो वहाँ पे इस तरह के तसादुम होते रहते हैं। वहीं नहीं, देखिए सिंध में भी ज़मीनों पे कब्ज़े का मामला चलता है, पंजाब की भी इंटीरियर में जाएँ ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन देखें, बात ये खुशाइन बात है कि मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा आ जाते हैं। जो माजी की वाली सूरत हाल नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा खून रेज़ी, लेकिन जो भी जाने गई हैं 15 के करीब जाने गई हैं, वो भी बड़ी कीमती जाने थी, वो गई हैं, वो नहीं होना चाहिए था। कुछ रकम कहीं ना कहीं मौजूद है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल होती है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि उस जानिब तवज्जो दे कि जो लूप होल्स हैं उसको दूर किया जाए, सिक्योरिटी के निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि ये इस तरह से कि दू बदू लड़ाई ना हो सके इन फ्यूचर भी। लेकिन फखर, मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो पस मंज़र आपने बयान किया है अब उसमें तब्दीली आ रही है? जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इसमें से एक का ताल्लुक इक्तिसाद से है, क्योंकि वहां पर जो इक्तिसादी मामलात है वो हमने देखा कि ज्यादातर जो फंड्स फराहम किए जाते थे मरकज की तरफ आते थे या जो गैर रिवायती बिजनेस के तरीके थे बॉर्डर के आर पार, जिसमें काफी हद तक उसको वो इर्रेगुलर बिजनेस कहते थे, जो ज्यादा ही जो लोकल बिजनेस है जिसमें स्मगलिंग भी शामिल थी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, उसके जरिए वहाँ के इलाके अपने जो इक्तिसादी मसाइल थे वो चलाते रहे। लेकिन अब चूंकि इतने बड़े पैमाने पर यह सारा इलाका खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा को खुद शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह थी कि इस बार जब बजट पेश किया जा रहा था, जो कबायली अवाम का ये मानना है कि 100 अरब रुपए के करीब उनसे वादा किया गया था कि ये जो तामीर नौ है एक लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा अजला है उसके हवाले से, लेकिन वो रकम भी उनको नहीं मिली। जाहिरी बात है, जब थाने नहीं होंगे, जब ऑफिस नहीं होंगी, जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस नहीं होंगे, इस तरीके से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर नहीं होगा तो वो मसाइल वो बनेंगे। लिहाजा इस वक्त इनको जो ज्यादा जरूरत है वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में या खैबर पख्तूनख्वा में वो निजाम राइज है। इसके अलावा जैसा कि नदीम साहब ने भी निशानदही की कि यहाँ पर जो जायदाद के मसाइल होते हैं, ट्राइबल एरिया में ट्राइबल कस्टम के तहत जायदाद की तकसीम होती थी जिसको नेकत कहते थे, यानी जो ट्राइब थी कलेक्टिव सारी जमीन उस ट्राइब की होती थी और फिर उनका अपना एक निजाम था कि उस ट्राइब के सब ट्राइब्स और फिर जो फैमिलीज थी उसके अंदर जमीनों की तकसीम किस तरह हो। लेकिन अब चूंकि नया निजाम आ गया है इसके तहत बाकायदा जो पटवारी या गर्दावर बिल्कुल या जो जमीन की नाप तोल है उस हवाले से वो फैसले करेंगे, लेकिन वो मसाइल तो आएंगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लाहात नाफिज हो जाएंगी और थोड़ी बहुत हद तक पुलिस की कैपेसिटी जो जिस पर अभी फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और इस सिलसिले में सही फखर आप हमारे साथ हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। फखर आप हमारे साथ रहिएगा, ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। मेरे साथ नदीम रज़ा साहब हैं। नदीम रज़ा साहब से मैं जरा थोड़ा इमेज बढ़ा के गुफ्तगू करना चाहूँगा। नदीम साहब, अफगान अमन अमल अहमियत
और बाकी मामला तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। मैं चाहूँगा कि उस किरदार को थोड़ा डिफाइन कर दें, उसके बाद मैं आगे चलूँगा कि उस पर क्या काम हो रहा है, पेशरफ्त क्या हो रही है। पाकिस्तान का किरदार तो वो है, पूरी अक़वाम आलम सब उसको तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही की वजह से ये मामलात आगे बढ़े हैं। अमन मुआहदा जो है अफ़गानिस्तान में, जो अमन की उम्मीद जो हो चली है, वो पाकिस्तान ही की वजह से है कि पाकिस्तान मुस्तकिल इसमें लगा रहा, मुख्तलिफ ग्रुपों को टेबल पे लेकर आए, उनसे बातचीत की सारा। तो पाकिस्तान ही की वजह से अमेरिका जो है वो उसके सम्राट उठाएगा, पाकिस्तान ही की वजह से अफ़गानिस्तान के अवाम इससे फैज़याब हो सकेंगे। और अब इसको और मज़ीद वसअत दी जा रही है कि बॉर्डर के ज़रिए ट्रेड को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। जैसे तुरखम था, फिर अभी वो ग़ुलाम मोहम्मद के थ्रू वो हो चुकी है, दीगर जो सर वहाँ से मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसको अमेरिका ने भी बरमला उसका इजहार किया है, क्योंकि पिछले साल ये मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे। जुलाई में जो वज़ीर आज़म ने दौरा किया था अमेरिका का, वाशिंगटन का, तो वहाँ पे मैं भी मौजूद था। तो उस वक्त भी इसी अफ़गानिस्तान के ऊपर बड़े अप्रिशिएट किया गया था पाकिस्तान के किरदार को। तो उसको कोई उससे मुनकिर नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में जो कोशिश पाकिस्तान की जो किरदार रहा वो बड़ी अहमियत का है। एग्जैक्टली उसी की वजह से मामलात आगे बढ़े और मज़ीद अभी फर्दर इसको मज़ीद स्ट्रेंथन दी जा रही है। मुआशी तौर के ऊपर जो है अभी ज़ुल्म खलीजात का जो दौरा जो रहा है उसमें जो पेशरफ्त हो रही है, पहली बार इस तरह से हुआ है कि इक़्तिसादी तौर पर इस देखा जा रहा है कि किस तरह से बढ़ाया जाए। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान और रशियन स्टेट आगे तक ये बढ़ाया जाएगा मामला। पहले ये मौजूद ज़ेर बहस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फोकस पूरा जो दौरा हुआ है हफ्ते का, इसके अंदर सारा उसमें पाकिस्तान का था, उज़्बेकिस्तान का समझो और कतर का। अफ़गानिस्तान वो गए नहीं इस दफ़ा क्योंकि वो कोविड-19 की वजह ये कह लें आप या तो, लेकिन वीडियो लिंक के ऊपर वो ज़रूर बातचीत हुई थी। तो ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, गो कि थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा गैप एक अभी आया हुआ है। वो जैसे पहले मैं कह रहा था कैदियों के तबादले के ऊपर मामला थोड़े से रुके में, और फिर बीच में कुछ बदअतमादी की भी फ़ज़ा वो कायम हुई है। लेकिन पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस सारे मामला को वो आगे बढ़ाया जाए। कर रहे हैं वो कहीं कुछ साजिशी अनासर तो नहीं, क्योंकि खित्ते के हवाले से भी तो बहुत एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। देखिए वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को ख़राब कर सकता है। ये अमेरिका को भी मालूम है कि वो ये भारत जो है क्या वहाँ पे चीज़ें कर रहा है। तो ये सारी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी सेटल डाउन हो जाएंगी जब इतने बड़े मामला हल हो गए। तो ये भी यही सवाल जो रखूँगा फ़खर ज़मान की तरफ। फ़खर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अमेरिका जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस मामले में और अफगानिस्तान के हवाले से, तो अब की जो सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, चूंकि अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं और ट्रंप को जो चैलेंजेस दरपेश हैं मुख्तलिफ हवालों से, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क, और हमने देखा कि अमेरिका में अक्सर औकात इस टाइप के जो एजेंडे होते हैं क्योंकि उनके ज्यादातर जो बैरूनी ऑपरेशन है उसके साथ भी वहाँ के अवाम बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। जिस तरह हमने ओबामा के सेकंड दौर इक़्तिदार में देखा कि जब दूसरी दफा इंतखाबात हो रहे थे तो एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद उस बात की ट्रॉफी ली गई और इस तरीके से जो ओबामा थे वो दूसरी मर्तबा मुंतखब हुए। इस बार भी ट्रंप का ये मानना था कि सीरिया और अफगानिस्तान ये वो मकामात है जहां से वो अपने फौजियों को बहिफाजत वापस निकाल लेंगे, और जहां तक उनकी अपनी दाखिला पॉलिसी थी उसके हवाले से अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का या रोजगार का वो कह रहे थे, अब जो फ्लॉइड की हलाकत हुई है या इससे कबल जो कोविड के हवाले से उनकी तरजीहात रही थी, जो पॉलिसीज रही थी, वहां पर काफी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है नस्ल परस्ताना रुझानात की वजह से ट्रंप को। लिहाजा उसके अगर देखा जाए तो हाथ में अफगानिस्तान का ही पत्ता है जिसको वो खेलने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि ज़ुल्म खलीजात जैसे कौनमुश सिफारतकार जिससे कबल अफगानिस्तान में भी सिफारतकारी कर चुके हैं, इराक में भी कर चुके हैं, यूएन में भी अमेरिका की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और यही वजह थी कि अफगानिस्तान के हवाले से पीस डील के लिए उन्होंने एक और बड़ी अहमियत का हामिल है एक सवाल काफी अरसे तक। जी
एक और बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुआहिदा हुआ अमेरिका तालिबान का, उस मुआहिदे के बाद बैनुल अफगानी जो मुज़ाकरात थे उनको कैसे देख रहे हैं, क्या वो अभी मुमकिन है? देखिए, वही बुनियादी नुक्ता है जो अभी तक रोका हुआ है, क्योंकि मुआहिदे के बाद ये मानना था कि मार्च के महीने में बैनुल अफगानी मुज़ाकरात शुरू होंगे, जो बदकिस्मती से अभी तक शुरू नहीं हो पाए। इस हवाले से जब इंतखाबात हुए और अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए, उसके बाद एक डेडलॉक पैदा हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला का ये मानना था कि उन्होंने इलेक्शन जीता है और यही वजह थी कि उन्होंने एक ही दारुल-हुकूमत के अंदर 2 सदूर ने हल्फ उठा लिए। जहां एक जानिब अब्दुल्ला हल्फ उठा रहा था, वह दूसरी जानिब डॉक्टर अशरफ गनी हल्फ उठा रहा था। बाद डॉक्टर अशरफ गनी और दीगर जो उम्मीदीन थे, उनकी कोशिशों से अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के अंदर के मामलात थे उनको सुलझाने के लिए वो राजी हुए, और फिर डॉक्टर अशरफ गनी ने उनको ये टास्क सौंप दिया कि जब बैनुल अफगानी मुज़ाकरात होंगे उसकी सरबराही अब्दुल्ला करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इतने महीने गुजरने के बावजूद, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई और अब जुलाई आ गया है, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में कोई कदम उठाया नहीं जा सका। नदीम साहब, फखर साहब, मुझे थोड़ा सा इजाजत देंगे? नदीम साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है मोहतरम जनाब खालिद हमीद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, मैं प्रोड्यूसर से चाहूंगा क्योंकि यहाँ तक वो उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, लेकिन मैं यहीं से सिलसिला फिर आगे बढ़ाते हैं। जी नदीम साहब। फ़खर, वो जिससे बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात होने थे वो तातुल का शिकार हैं, तो उसके अंदर जो बात हो रही है वो बेसिकली तालिबान के जो कुछ कैदी हैं जिनको रिहाई पर अफ़गान हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, उनका ये कहना है कि इनकी जगह दूसरे नाम दे दें, इन्हें रिहा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी रुकावट हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने सही निशानदेही फरमाई है कि जो कैदी रिहा किए जाने थे, उस हवाले से अफगानिस्तान के अंदर काफी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, और वो एक फितरी सी बात है, क्योंकि 20 साल जंग के दौरान एक माइंडसेट तश्कील दिया गया, यानी तालिबान मुखालिफ। फिर इसके हवाले से जो ज्यादातर वहाँ के जो रोशन फिक्र तबका उसको कहते हैं, उसका ये मानना है कि जिन लोगों के खिलाफ हमें वॉर क्राइम्स के तहत मुकदमात चलाने चाहिए थे, दुनिया भर में ये दस्तूर है कि जब भी पीस कायम होता है, लेकिन जो वॉर क्राइम्स होते हैं वो कहीं पर भी इस तरीके से उनको इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि जिन लोगों के ऊपर जराइम साबित हो चुके हैं, अदालतों के अंदर साबित हो जाते हैं, अमेरिका को या किसी मुल्क को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो उन जराइम को माफ कर सके। यही वजह है कि जो लिस्ट दी गई है उसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एतराजात न सिर्फ हुकूमत की जानिब से है बल्कि अवामी हलकों की जानिब से भी है कि इनको ना छोड़ा जाए और उनके ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे आपने खुद ने भी कहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि इतने लोगों को हलाक करने वालों को फौरी तौर पे छोड़ दिया जाए, जबकि जो अफ़गान हुकूमत के जो लोग हैं अगर उनका भी रेशो देखें, उनकी भी रिहाई उस तरह से अमल में नहीं लाई गई अभी तक। देखिए, तालिबान इस बात से इनकारी है, वो ये कह रहे हैं कि हमने, हमारे पास जितने कैदी हैं हम उसको रिहा कर रहे हैं और पूरे इज्जत के साथ उनको घर जाने का किराया तक दे रहे हैं। यही वो दलील है जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जो हमारे कैदी अफगान हुकूमत के पास है उनको नहीं छोड़ा जा रहा। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त जो अनासिर जो अफगान हुकूमत के अंदर मौजूद है, गो कि अवामी सतह पर वो शिकस्त से दो चार हुए हैं, लेकिन अब वो किसी न किसी तरीके से इस अमल का दोबारा हिस्सा बन चुके हैं और अब वो रोड़े अटका रहे हैं, जिसकी निशानदेही इस प्रोग्राम के शुरू में भी की गई कि कुछ बैरूनी अनासर है जो जाहिर बात है अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती। जितना ज्यादा कियास होगा, अफरा तफरी होगी अफगानिस्तान के अंदर, उतने ज्यादा ही, सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो फखर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। बेसाथ इस वक्त खालिद फारूकी साहब मौजूद हैं ब्रसेल से। अस्सलाम वालेकुम सर। फारूकी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम।
आई थिंक ऑडियो की तकनीकी खराबी का मामला है। फारूकी साहब आवाज़ आ रही है? अच्छा, ऑडियो की प्रॉब्लम, ऑडियो का कोई मसला है जिसकी वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलते हैं। नदीम साहब, यही जो बातें हम कर रहे थे इसमें मैं वही फ़ख्र, इसके अंदर ये जो बात चल रही है कि मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं, लेकिन ज़िल्म खलीज़ात का ये दौरा जो था, पहली बार इन्होंने जिस तरह से इक़्तिसादियात की बात की है, तिजारत को फ़रोग़ देने की बात की है कि इसके समरात यानी इस तरह भी आगे बढ़ाए जाएँ, तो क्या ये मुमकिन है बैनुल-अक़वाम मुज़ाकरात से पहले? देखिए, बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात से पहले तो ज़ाहिर बात है ये कतई मुमकिन नहीं, क्योंकि अभी तश्कील दिया जाना है कि हुकूमत की शक्ल कैसे होगी। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा इतराज़ खुद अफगानिस्तान के नाम के ऊपर था कि अफगान तालिबान जो थे वो इसको अमारत इस्लामी अफगानिस्तान करार दे रहे थे, जबकि जो हुकूमती अराकीन थे या जो अवामी सतह पर करार दिया जाना था उसके मुताबिक इसको इस्लामी जमहूरियत अफगानिस्तान जिस तरह भी नाम है उसी तरीके से रखा जाए। तो इतनी छोटी छोटी जुजियात के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लड़ाइयां हमने देखी है, तो जाहिर बात है इकोनॉमिक जो पैकेज है जिसकी बात की गई सेंट्रल एशिया के साथ भी, क्योंकि ज़िल्म खलीज़ात पहले वहां गए, इसके बाद फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का, लेकिन फगर यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा और ये सवाल मेरे, कतर चले गए तो वहां पर भी एक पूरा निजाम वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी का दारोमदार वहां की इकोनॉमी के ऊपर है। बदकिस्मती से कि जब भी इकोनॉमी के मसाइल क्रिएट हुए हैं तो उन्हीं वजूहात की बिना पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई, और अब जब अमरीका बज़ाहिर ये खित्ता छोड़ने जा रहा है उसके बाद क्या कंडीशन होगी। जाहिर बात है अफगानिस्तान खुद इस हालत में नहीं है कि अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से स्टेबलाइज कर सके, और यही हथियार इस्तेमाल किया गया जब अफगान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने अफगान तालिबान के साथ बातचीत नहीं करनी या इस हल को वो एक्सेप्ट नहीं करते, और जब खुसूसी तौर पर अब्दुल्ला और डॉक्टर अशरफ गनी के माबैन लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद ज़िल्म खलीज़ात और खुसूसन अमरीका ने कहा कि अब के बाद वो उनकी जो इमदाद है वो आधा कर लेंगे, और फिर ये कहा गया कि इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर अमरीकी इमदाद पर पाबंदी लगा लेंगे। यही वो प्रेशर था जिसके बाद अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोबारा एक टेबल पर बैठे। इसमें फखर इसमें देखो ना, सूरत हाल है जैसे पाकिस्तान का किरदार इतना इम्पोर्टेंट किरदार रहा है इस पूरे सिनेरियो में कि इनको बिठाया एक साथ, मुआहदा जो नामुमकिन था उसको मुमकिन बनाया। अमेरिका के जो ट्रम्प जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनका एक बड़ा एक स्टेप लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, क्या अमेरिका का ये नहीं बनता कि इंडिया के साथ जो सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं, जो इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना चाहता है, LOC के ऊपर फायरिंग कर रहा है आए रोज़, तो यहाँ पे अमेरिका को किरदार अदा नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, अगर देखा जाए इस वक्त भी, बल्कि काफ़ी दफ़ा हमने देखा जो हालिया तारीख है उसके दौरान बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्तों में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाज़ा हद से बढ़ने लगा, तब अमरीका ने और आलमी बरादरी को पुश करके उस तनाज़े के अंदर अपना किरदार अदा किया, और काफी हद तक जो तनाव था उसमें कमी आई। उसकी बुनियादी वजह ही यही थी कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं कि अगर खुसूसन वॉर ऑन टेरर में जब हमारे मशरिकी सरहद के ऊपर तनाव बढ़ा तो मजबूरन पाकिस्तानी ट्रूप्स को मूव करना पड़ा मगरबी सरहद से मशरिकी सरहद के ऊपर, और फिर अमेरिका ने फिर वहां पर मुदाखलत की, हिंदुस्तान को समझाया कि क्योंकि उनके मफादात स्टेक थे अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब जब वो खुद अपनी ट्रूप्स विड्रॉ कर रहा है, जाहिर बात है उनका कंसर्न इतना नहीं रहा, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जाहिर बात है कि अमेरिका की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर जिस एजेंडा को लेकर आई है वो तो अपने एजेंडे के ऊपर काम करेंगे, और इनको फ्यूचर में भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान गो के बजाय तो इसे लगता है कि वो जो अमेरिकी मफादात है उसके सिलसिले में तगोदो कर रहा है, लेकिन ज्यादातर तारीख से साबित है कि खुद जब अफगानिस्तान के अंदर मसाइल बिगड़े हैं उसका असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है,
और अब अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर जो बलोच इंसर्जेंट्स जाकर इस्तेमाल करते थे अफगानिस्तान की सरजमीन, उसका बाकायदा तौर पर भी पाकिस्तान ने काबुल के साथ बात की और अमेरिका ने हमारे साथ इस वक्त जो है ना जी फखर, मेरी आवाज आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम जनाब खालिद हमीद फारूकी साहब हैं, लेकिन वो अब ऑनलाइन ऑडियो पे हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। पहले तो माजरत, तकनीकी खराबी के बाद आपसे बार बार राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता था, लेकिन क्योंकि वक्त महदूद है मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त नदीम रजा साहब मौजूद हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान अमन अमल के हवाले से। एक तो पाकिस्तान का किरदार, दूसरा ये मामला जो है अफगान अमन का मामला कितनी अहमियत का हामिल है खित्ते के हवाले से। और आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत वक्त गुजारा है और इन हालात को बड़े एहसन अंदाज से आप देखते हैं, तो मैं आपकी राय चाहूंगा। बुनियादी तौर पर जाहिर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक दोनों ममालिक के दरमियान ये मसला बहुत जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान का अमन, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है और जितनी दूसरी पार्टीज हैं इसके अंदर, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जाहिर है कि पाकिस्तान है। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान जो कुछ चाहता है बैनुल-अक़वामी दुनिया से, वो बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान को देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि जब हम ये कहते हैं कि जी आप हिंदुस्तान से हमारा मसला हल कराएं, हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान खुद एक बहुत बड़ी पावर है, उसको डिक्टेट करना अमेरिका के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार जाहिर है कि जो उसके स्टेक हैं वो डिस्कस करता है बैनुल-अक़वामी दुनिया से और मुतालबा करता है कि हिंदुस्तान के साथ उसके मामला हल कराए जाएं। और हिंदुस्तान का जो असर है अफगानिस्तान में और ख़ास तौर पर जो गनी एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन अब्दुल्ला की जो पार्टी है उस पर बहुत ज्यादा हिंदुस्तान का असर है और हिंदुस्तान मुस्तकिल तौर पर इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक तरह से सह फरीकी टाइप का जो है वो मसला है। इसी के साथ अफगानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान है और जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, उनके अपने मफादात हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक पेचीदा मसला है और इसी के साथ अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है जिसे आपने ऑन बोर्ड लेना है। इतने सारे ग्रुप जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक कंसेंसस डेवलप करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी और तमाम पार्टियों को। क्योंकि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है और उसका बहुत ज्यादा वजन भी है अफगानिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद बार बार जो है इसमें तात्तुल आता है। लेकिन फारूकी साहब, पाकिस्तान का किरदार तो है, उसकी अहमियत कैसे देख रहे हैं? अगर अच्छा खासा जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है और इस सारे मामलात को अमेरिका हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, तालिबान हो, इन तमाम मामलात को यकजा करने में पाकिस्तान के किरदार की अहमियत तो है, उसको कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान के किरदार की अहमियत है, लेकिन बहुत मेजर पार्टियां पाकिस्तान से तजाद में और पाकिस्तान इतनी तवील इन्वॉल्वमेंट के बाद बहुत ज्यादा अपना हिस्सा चाहता है अफगानिस्तान के अमन में। लेकिन पूरे जो अफगानिस्तान में बहुत ताकतवर ग्रुप, खासतौर पे हुकूमत और उसकी पुष्ट पर हिंदुस्तान की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि अफगानिस्तान में जो है वो किसी किस्म का अमन ना होने पाए। अफगानिस्तान की सरजमीन बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। और जो मेजर ग्रुप हैं अफगानिस्तान के इस वक्त की हुकूमत प्लस अब्दुल्ला फैक्शन, ये दोनों बेसिकली पाकिस्तान से बुनियादी तौर पर वो कुछ चाहते हैं जो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सकता। सही। नदीम साहब, मैं चाहूँगा आप जरा सवाल। इसमें अभी जो ज़ल्मे खलिजात का दौरा था फारूकी साहब, वो उन्होंने पाकिस्तान भी आए, कतर में भी गए, उज़्बेकिस्तान भी गए। पहली बार उन्होंने इस तरह की बात की है कि माशी सरगर्मियाँ बहाल करने के लिए कि ख़ित्ते में एक इनके सम्राट आए माशी सूरत बेहतर होने से। तो ये क्या पहली बार इन्होंने इस मौक़िफ़ को लेकर आए सामने? तो इसमें कोई हकीकत है, कोई मुमकिन हो सकता है? देखिए, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत पहले जो है वो एक
मुआहिदा हुआ है तिजारत का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और वो कोशिशें भी होती रही हैं। बात दरअसल ये है, जब तक पूरी तरीके से हिंदुस्तान ऑन बोर्ड नहीं आएगा और अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, गनी एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऑन बोर्ड नहीं आएगी, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड आना होगा। इसमें बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान उस तरीके से बात नहीं मानता जैसे बैनुल-अक़वामी दुनिया चाहती है। और तिजारत भी ठीक है कि तिजारत तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कुछ बेहतरी ला सकती है, लेकिन उन फ्रैक्शंस का तालिबान के आप क्या करेंगे जो बहुत कुछ अफगान तालिबान चाहते हैं जो अफगानिस्तान की हुकूमत के बस में नहीं है डिलीवर करना। तो इसमें आप इसको किस तरह देखते हैं? जो ट्रम्प नवंबर में इंतखाबात पे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में जो फौजों की वापसी का अमल अगर शुरू हो जाता है तो इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? समझते हैं कि पॉजिटिविटी आएगी? नहीं, डेफिनेटली नवंबर तक चीजें उस तरीके से डेवलप नहीं होंगी। जो मैं कतर में था जब ये फाइनल मुज़ाकरात और डील साइन हुई है, उन मुज़ाकरात के दौरान मैं कतर ही में मौजूद था। अगर आप ये देखें ना कि जिस तरीके से तालिबान से डील करना बहुत मुश्किल काम है, गनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अब्दुल्ला की पार्टी के अंदर, ये दोनों जो उनके फ्रैक्शन हैं वो तालिबान को न तो ट्रस्ट करते हैं, ना ही वो इस हद तक तालिबान के साथ जा सकते हैं जिस हद तक तालिबान हुकूमत में शराकत दारी चाहते हैं। मसला जो है वो तालिबान में सिर्फ ये नरमी आई है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं, और उसकी वजह यह है कि अफगान हुकूमत डायरेक्टली उनसे मुज़ाकरात करने पे रजामंद हुई है, जो बहुत अरसे से वो नहीं थी। अमेरिका भी जो है वो मुतालबात नहीं सेट कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि इन दोनों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात है, लेकिन जो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का अमल है उसमें इस तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स को लाया जाए, ये है मसला। अब अफगान को खुद ये तय करना है, तमाम ग्रुपों को अफगानिस्तान के इंट्रा पार्टी डायलॉग के बाद ये तय करना है कि अफगानिस्तान में फार्मूला क्या होगा। अभी तक वो मुज़ाकरात एक तरह से शुरू नहीं हुए, जो कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ मुज़ाकरात का मसला है, और दीगर जो छोटे छोटे अफगानिस्तान के ग्रुप हैं जो स्पॉइलर हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, उनका कंसेंसस अभी तक नहीं बना है। मैं नहीं समझता कि नवंबर तक ये मसला चाहे फौजें निकाली जाए या नहीं निकाली जाए, ये मसला मौजूद रहेगा जब तक अफगानिस्तान के जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो एक कंसेंसस नहीं बना लेते। फारूकी साहब, आपने अभी बताया कि आप वहां पे मौजूद थे जब ये मुआहिदा साइन हो रहा था, तो मेरा एक सवाल है कि आप तमाम के तमाम फरीकैन से मिलते रहे, उनके कैंडिडेट्स या उनके अरकान जो वहां पे मौजूद थे उनसे मिलते रहे, तो मैं वो उन फरीकैन के तमाम जिन लोगों से आप मिले उनके हवाले से पूछना चाहूंगा कि उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कितने मुतमईन नजर आते थे, और आपको उनको देखने के बाद क्या अंदाजा लगता है कि आने वाले वक्त में ये मुआहिदा कितना देरपा है या होगा नहीं होगा, ये मामला उनकी बॉडी लैंग्वेज से कैसे नजर आ रहे थे? देखिए, ये इतना बड़ा जो थिएटर वहां बनाया गया, उसके बाद जाहिर है कि जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो वो हमेशा उम्मीद अफजा बात करते हैं। मुज़ाकरात जब साइन होने जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो है वो अमन के बहुत करीब पहुंच गए हैं, और जो मुआहिदा हो रहा है उसके इतलाफ के बहुत करीब पहुंच गए। लेकिन जो फील्ड में मुश्किलात हैं अफगानिस्तान की, ये दुनिया की जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप उनका मुताला करें, भी जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूरोप में खासतौर से बॉस्निया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा किसी वजह से राब्ता मुनक़ते हो गया है नदीम साहब, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल वो बातें की हैं फारूकी साहब ने, और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे फ़खर ज़मान साहब भी, उन्होंने भी इसी मामले पे बहुत ज़्यादा बातें की हैं। मैं आपसे ज़रा कलेक्टिवली या ये कंक्लूजन चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं कि अब
यानी वो जो कह रहे थे ना कि वहाँ पे ऐसे ही लग रहा था कि अब ये मामला हल हो गया, ये मामले हल की तरफ चले गए। बात यही है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात का मकसद यही होता है कि उम्मीद के साथ आप जा रहे हैं, तो उसमें बेहतरी ही की उम्मीद के लिए बैठ रहे होते हैं ना, कि आप अमन कायम हो, तो सबको उम्मीद होती है, सबको तवक़्क़ात वाबस्ता होती हैं कि बेहतरी आएगी, आवाम की खुशहाली होगी, लेकिन वो हर चीज़ उसके तहत नहीं चलती। उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें कौन किसकी के साथ है, कौन सा ग्रुप कहाँ चल रहा है, किसका मुल्क के साथ कितना एक्टिव है, कौन सा ग्रुप है, ये सारी चीज़ें दे। लेकिन अभी अफ़गानिस्तान में सबसे पहली चीज़ तो यही है, बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हैं, वो अभी तक नहीं हो रहे। वो एक असल मसला बना हुआ है, जब तक वो शुरू नहीं होते जो मुआशी सरगर्मियाँ बहाल नहीं हो सकती। जैसा कि ज़ल्मे खलीज़ाद ने इस दौरे में जो अपने साथ ताजुर्बा लेकर आए थे उसे मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन वो उसी सूरत होगी कि तो जब बैनुल अफ़गान आपको वही नज़र आ रहा है जो आप जैसे आप रिहाई का मामला बता रहे थे। हाँ, वो रिहाई का मामला है, इसके अलावा और भी हैं, वो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, वो पूरे बुके है। जब तक वो एक साथ वो नहीं होगा उस वक्त तक वो मुमकिन नहीं है कि सूरत हाल बेहतर हो सके। और इसमें लेकिन हाँ बात वही आती है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उस तरह से अमेरिका को भी करना पड़ेगा। ये मशरक़ी सरहद की जानिब जो भारत जिस तरह से पाकिस्तान पे वो कोशिशें कर रहा है मुसल्लत करने की, जंग मुसल्लत करने की कोशिशें कर रहा है, अपने तौर से पाकिस्तान को अपनी अमन पसंदी की वजह से उसको डिले कर रहा है और बातचीत की तरफ जा रहा है, तो इस जानिब अमेरिका को आना पड़ेगा। ये वन वे उस तरह से नहीं चल सकता, अमेरिका को आना पड़ेगा, अमेरिका को इसमें ज़रूर भारत को करना पड़ेगा। मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का शुक्रिया। बल्कि मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद थे, मोहतरम जनाब फ़खर ज़मान साहब थे पेशावर से, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा ब्रसल्स से थे हमारे साथ खालिद हमीद फारूकी, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त और तज़किया दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।